आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अगले टॉपिक, जो कि हमारा केप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, इसके बारे में। ठीक है, ये जो है ये टॉपिक 2-3 नंबर का आता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो केपलर के क्या है कि 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। ठीक है, जो केपलर का फर्स्ट लॉ होता है वो होता है आपका द लॉ ऑफ इलिप्सिस। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि कोई भी प्लेनेट अगर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके दो फोकस होंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट के, और दो में से एक फोकस पर सन होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप एक बार रीड कर लेना। जैसे कि मान लीजिए आपका एक सर्कल होता है, तो सर्कल का क्या होता है, एक फोकस होता है, और इलिप्टिकल जो होता है वो शेप कुछ इस टाइप का होता है जिसके दो फोकस होते हैं, बिल्कुल बुरी बुरी जर्मन के नाक की तरह। ठीक है, तो अगर एक प्लेनेट आपका इलिप्सोडियल ऑर्बिट या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है, तो क्या होगा, केपलर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसका एक फोकस यानी कि फोकस 1 या फोकस 2 किसी भी एक फोकस पर सन होगा। तो ये जो है ये आपका केपलर का फर्स्ट लॉ है, बस इतना ही लॉ है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इट दिस मीन्स द प्लानिटरी ऑर्बिट्स आर नॉट परफेक्ट सर्कल्स बट इलिप्टिकल। बस इतना ही है इसमें। जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ आपको ये बताता है द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। मीन्स कि एक प्लेनेट एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया कवर करेगा। ठीक है, और वो उसी पर्टिकुलर टाइम में किसी और पोजीशन पे भी सेम एरिया कवर करेगा। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। ठीक है, लेट सपोज ये एक प्लेनेट है, ये है आपका सन, और ये जो प्लेनेट है ये आपका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है। जो हमने लॉ देखा था, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपका सन है वो इसके एक फोकस पर होगा, तो मान लिया ये हमारा एक फोकस पर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये प्लेनेट, मान लो ये जो पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस 1 का ऊपर वाला पॉइंट, तो उस वाले पॉइंट से हमने 1 घंटे के लिए टाइम नोट करना स्टार्ट करा। ठीक है, प्लेनेट लेट सपोज यहाँ पर है, 1 घंटे बाद क्या होगा, प्लेनेट यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को सन के सेंटर से अगर हम लाइन से मिला दें, ठीक है, इस पॉइंट को लाइन से मिला दिया और इस वाले पॉइंट को भी लाइन से मिला दिया, तो क्या होगा, ये एक एरिया बनाएगा। ठीक है, ये एरिया कहलाएगा एरिया 1। ठीक है, ये जो है ये ट्रायंगुलर शेप के टाइप का है, ये ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी इलिप्टिकल लाइन है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल शेप के टाइप का बनाएगा। ठीक है, ट्रायंगल नहीं है बट ये, अब क्या होगा कि ये जो एरिया 1 है ये हमने 1 घंटे के में देखा कि 1 घंटे में हमारा प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक आया और ये एरिया बना। फिर क्या हुआ, हमने कुछ टाइम के लिए हमने नोट करना बंद कर दिया, फिर 5-6 घंटे बाद हमें याद आया, अरे यार 1 घंटे का और देखना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, तब तक प्लेनेट हमारा यहाँ तक पहुँच गया था ये घूमकर। अब प्लेनेट यहाँ पर पहुँच गया, फिर हमने 1 घंटे के लिए नोट करना स्टार्ट करा कि 1 घंटे में कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करा, 1 घंटे बाद मान लो प्लेनेट यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों पॉइंट्स को अगर हम सन से फिर मिला दें तो एरिया 2 बन गया अभी हमारा। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, ये जो एरिया 1 है और जो एरिया 2 है, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। मींस इक्वल टाइम में एक प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में इक्वल एरिया कवर करेगा। ये है आपका केपलर का सेकंड लॉ। ठीक है, this means planet moves faster when it closer to sun and slower when it further away। ठीक है, जब प्लेनेट सन से बहुत दूर होता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, और जब सन के पास होता है तो बहुत तेज तेज चलता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, हम कई मिलियन किलोमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको लगेगा कि एरिया 1 एरिया 2 इक्वल दिखने में नहीं लग रहा, बट प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं तो ये इक्वल होते हैं। ठीक, इसके बाद में जो केपलर का थर्ड लॉ है वो लॉ ऑफ हार्मोनिक्स है। बहुत इजी लॉ है, मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज कि आपका ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जिस पर कि ये एक प्लैनेट है। प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से घूम रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये प्लैनेट नहीं है और ये सन भी नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो ये जो एक्सेस होती है, ये वाली जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है आपकी मेजर एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी कहलाती है
माइनर एक्सिस, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन आपकी आ गई माइनर एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस है अगर हम उसको हाफ में डिवाइड कर दें, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक केवल इतना, जो कि हमारा ए है, तो ये हमारा कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल लाइन को अगर हम हाफ में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्या है, हमारा सेमी माइनर एक्सिस। तो ये दो आपको थोड़ा सा अभी याद रखना है। तो केपलर का थर्ड लॉ ये बताता है कि कोई भी जो एक द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड of a planet is directly proportional to the cube of semi major axis of its orbit। तो ये बताता है कि लेट सपोज एक प्लेनेट है जिसके इलेप्टिकल ऑर्बिट में एक सन, जो सन है इसके एक फोकस पर है, और ये टी टाइम पीरियड में एक ऑर्बिट पूरा कर रहा है, मतलब एक चक्कर लगाने में से टी टाइम पीरियड लग रहा है, ठीक है। तो ये जो टी है, जैसे एक पूरा चक्कर लगाने में लग रहा है, ये इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल होगा आपकी आर की पावर 3 के। आर की पावर 3 कह लो या ए की पावर 3 कह लो, ए क्या है आपका सेमी मेजर एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से। ये आपका थर्ड लॉ है। अगर हम इसको इस साइड ले जाएं तो ये इक्वल होता है कांस्टेंट के, ठीक है। बस इतना ही है। जो टी होता है वो आपका ऑर्बिटल पीरियड होता है, आर होता है आपका सेमी मेजर एक्सिस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और एक बार आप रिपीट करके इसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी टॉपिक हो आप जिस पे चाहते हो कि आपको इजी लैंग्वेज में वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, ठीक है। थैंक यू।